नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहां पर अनिका और उसकी पूरी ही टीम ने कॉलेज के इस मिशन में अपनी जीत हासिल की थी, तो वहीं अब तक स्वाति मल्होत्रा और रोहित मारवा दोनों ही अब तक उस बेसमेंट में छिपे हुए उस राज के बारे में अच्छी तरह से जान चुके थे। इधर यहाँ से दिल्ली स्पेशल डिपार्टमेंट और पेरिस स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ से अपनी गाड़ियों में जा चुके थे। उधर मोनिशा अभी कैल्विन से कहती है, यार कैल्विन, मेरा फोन तो कहीं टूट गया है, अपना फोन देना। पता नहीं यार, या कॉल यहाँ पर कुछ भी होने से पहले ही पता नहीं कहाँ चली गई थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। तभी कैल्विन भी अपना सिर हिलाकर कहता है कि मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब उन्हें होस्टेज बनाया गया था तो तब उनके फोन तोड़ दिए गए थे। इसलिए मोनिशा अब कहती है, आई डोंट नो, उसे कुछ आइडिया होगा भी या नहीं कि कल के फाउंडेशन डे के सारे ही फंक्शन जो आज नहीं हुए वो अब कल होंगे, क्योंकि आज तो इन सब लोगों की वजह से ये फंक्शन नहीं हो पाया, लेकिन कल इस फंक्शन को फिर से रिस्टार्ट किया जाएगा। मोनिशा की ये बात सुनकर अब कैल्विन कहता है, इट्स ओके यार, वैसे भी आज का दिन तो वैसे ही चला गया। सच में आज का कितना ही बुरा दिन था और कितना ही भयानक दिन था। जैसे ही आज जो भी कुछ हुआ उन सब चीजों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे तो पूरे ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के दिन के बारे में तो कुछ भी बात करना फिजूल है, उसके बारे में तो बस पूछो ही मत। अब यहाँ पर सभी एक दूसरे से ऐसे ही मोनिशा और कैल्विन की तरह ही बात कर रहे थे कि तभी वहां पर मौजूद सभी के कानों में 6th फ्लोर पर बने हुए एक रूम की बालकनी में से एक शख्स की आवाज आती है। वो शख्स वहां पर उस बालकनी में खड़े होकर चिल्ला रहा था और वो कह रहा था कि मिस्टर राकेश दीक्षित के फ्लैट में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैं अपने घर में जा रही थी तो मैंने देखा कि उसके फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था और जब मैं वहां पर अंदर गई तो वहां पर किसी की डेड बॉडी मुझे वहीं सामने से ही दिखाई दी। प्लीज कोई पुलिस को बुलाओ, इट्स अर्जेंट। उस शख्स की ये बात सुनकर अब प्रिंसिपल सर जल्दी से ही दौड़कर वहां आ जाते हैं और अब प्रिंसिपल सर कहते हैं, ये सब क्या है? अभी ही तो स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर यहाँ से गए हैं, लगता है उन्हें मुझे फिर से यहाँ पर बुलाना होगा, क्योंकि वही ही इस डेड बॉडी को चेक कर सकते हैं। लेकिन इट्स ओके, क्योंकि अभी ये काम तो उन्हीं का ही है, तो मुझे उन्हें अभी दोबारा से बुलाना पड़ेगा। मैं पुलिस को बस अभी कॉल कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग पैनिक मत कीजिए, क्योंकि ये केस उनका है। वैसे भी यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो हम गैस लगा ही सकते हैं कि ये उन्हीं लोगों में से कोई होगा। अब सब कुछ ठीक है, ये कहते हुए ही अब प्रिंसिपल सर जल्दी से अपना फोन अपनी पॉकेट से निकालते हैं और वो जल्दी से ही पुलिस के नंबर को डायल कर देते हैं। कुछ देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आती है तो प्रिंसिपल सर कहते हैं, ऑफिसर, इट्स अर्जेंट, प्लीज कम इन पेरिस कॉलेज मैनेजमेंट कैंपस, क्योंकि यहाँ पर कोई इमरजेंसी हो गई है, यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है, प्लीज आप जल्दी से यहाँ पर आइए। प्रिंसिपल सर की ये बात सुनकर अब एक ऑफिसर कहता है, व्हाट हैपेंड सर, मुझे एग्जैक्टली बताइए। प्रिंसिपल सर अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर 6th फ्लोर पर किसी को एक बॉडी मिली है, वी फाउंड अ बॉडी इन अवर अपार्टमेंट, प्लीज कम फास्ट। ये सुनते ही अब उस ऑफिसर ने कहा कि इट्स ओके सर, वी विल कम। ये कहते हुए ही अब उस ऑफिसर ने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ प्रिंसिपल सर अब अपने सभी ही गेस्ट से अब कह रहे थे, नो वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, किसी को भी पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये शायद जिन लोगों ने हमें होस्टेज बनाया था ये शायद उन्हीं में से ही कोई होगा, इसलिए ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित और स्वाति दोनों ही अभी तक उस वार्ड में ही थे, क्योंकि वो अब तक उस वार्ड में पहुंच चुके थे कि तभी अब रोहित के दिमाग में अब एक बात आई। अब वो स्वाति मल्होत्रा से कहता है कि माँ, उस दिन तो आपको भी चोट लगी थी ना, जब आप करण पापा को बचाने के लिए उसके सामने आ गई थी। रोहित मारवा की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि उस दिन की सारी ही मेमोरी मुझे छोड़कर
कि सभी किसी को भी याद नहीं है, क्योंकि किंग ने सभी की ही मेमोरीज को मिटा दिया था। उस दिन मैंने सोचा था कि मैं करण गुलेरिया को सब कुछ सच सच बता दूंगी, और ऐसा हुआ भी था, क्योंकि मैंने उस दिन सब सच बता भी दिया था। लेकिन जब काफी वक्त के बाद जब करण दिल्ली वापस चले गए थे, तो तब मुझे पता चला कि करण को तो कुछ भी याद ही नहीं है, क्योंकि मैंने उस समय उन्हें बताया भी था। लेकिन पता नहीं, क्योंकि मैं भी उस समय काफी शौक हुई थी जब मुझे काफी टाइम के बाद पता चला कि मैंने जो करण को अनिका की खुद के बारे में जो भी बातें बताई थी वो उसके भी दिमाग से जा चुकी हैं। वो सब भूल चुका है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं करण को अनिका का दोबारा से सच बता दूं, लेकिन उसके बाद कभी उसके सामने जाने की फिर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं कर पाई मैं। यहाँ स्वाति मल्होत्रा और रोहित मारवा दोनों ही अब बात कर ही रहे थे कि तभी दोनों के सामने वहां पर रखे हुए टेबल पर उनकी नजर जाती है। जैसे ही वो दोनों उस टेबल की तरफ देखते हैं तो वहां पर उस टेबल पर कुछ डायरीज रखी हुई थी। उन डायरीज को देखकर अब दोनों के ही मन में आता है कि आखिर ये किस तरह की डायरीज हैं, कहीं ये इन्हीं की तो नहीं या किंग की तो नहीं। तभी अब रोहित मारवा स्वाति से कहता है कि वो क्या है माँ, आपका भी दिमाग में क्या वही है जो मैं सोच रहा हूँ। रोहित की इस बात को सुनकर स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है कि हाँ रोहित, मुझे भी यही लग रहा है। जब स्वाति उसे तरफ देखती है, वो सामने कुछ डायरीज देखकर अब वो कहती है कि हाँ मुझे भी वही लग रहा है, मैं देखती हूँ। अब स्वाति मल्होत्रा खुद रोहित से कहती है कि आई थिंक ये मुझे ही चेक करना चाहिए, एक बार तुम रुको। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अब उस टेबल के पास जाने लगती है। जैसे ही अब स्वाति मल्होत्रा उस टेबल के पास पहुंच जाती है तो वो अब उसे वहां पर रखी हुई उन डायरी में से एक डायरी को उठाने ही वाली थी। जैसे ही उसने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तभी उसे एक जोर का शौक लगा, क्योंकि उस डायरी के ऊपर कोई ऐसी लेयर थी जिसको छूने मात्र से ही स्वाति मल्होत्रा को इतनी जोर का करंट लगा। और फिर अब स्वाति मल्होत्रा उस करंट का झटका इतनी जोर से था कि वो वहां पर एकदम से ही जमीन पर गिर जाती हैं। स्वाति को इस तरह से एकदम से ही गिरता हुआ रोहित के भी चेहरे की एकदम से ही हवाइयां उड़ गई थी। रोहित समझ गया था कि शायद माँ को जोर का एक करंट का झटका लगा है। लेकिन जैसे ही अब वो संभलते तभी अब वहां पर एक जोर से एक अलर्ट में बजने लग जाता है। वो एक अलर्ट मैसेज आता है कि जो ये था कि कोशिश भी मत करना इसे हाथ लगाने की, क्योंकि अगर तुमने इसे बिना पासवर्ड के हाथ लगाने की भी कोशिश की तो फिर तो देख लेना इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि अगर अगली बार दोबारा तुम लोगों ने ऐसा किया तो इसमें करंट की अब बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे ही ये मैसेज अब स्वाति और रोहित दोनों ने ही सुना तो दोनों अब फटी हुई आंखों से बस अब एक दूसरे को ही देख रहे थे कि ये सब क्या था, क्योंकि वहां पर एक उन डायरीज के सराउंडिंग एक ऐसी इनविजिबल वो करंट की वॉल बनाई हुई थी जो शायद जब तक स्वाति मल्होत्रा उसको टच करने की कोशिश ना करती वो उन्हें दिखाई ना दे। अब तक रोहित भी स्वाति मल्होत्रा के पास आ जाता है, क्योंकि जैसे ही स्वाति मल्होत्रा फर्श में गिरती है तो वो उसे उठाने के लिए आता है और अब वो उसे उठाते हुए कहता है माँ आप ठीक तो है ना, आपको ज्यादा तो नहीं लगी। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि हाँ रोहित मैं ठीक हूँ। अब स्वाति मल्होत्रा अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और फिर वो उन डायरीज को बड़े ही ध्यान से देखती है। जब उन डायरीज की तरफ देखती है तो वो एक ग्लास लॉकर में रखी हुई थी जो कि पहले इनविजिबल था, लेकिन जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने उन्हें टच करने की कोशिश की तो उन्हें टच करने से अब वो विजिबल हो गया था। जो लॉकर उन्हें अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। रोहित मारवा और स्वाति मल्होत्रा अब बड़े ही ध्यान से बस उस ग्लास के लॉकर को देख रहे थे और अब वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस पे ये लॉक किस तरह का हो सकता है। क्या ये कोई डिजिटल लॉक था या कोई वैसा लॉक था। तभी स्वाति ने रोहित मारवा से कहा कि इस पासवर्ड के बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि इसके बारे में तो शायद इसको तो मैं हैक भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये डिजिटल नहीं है। अगर ये डिजिटल होता तो शायद मैं इसे अपने लैब से मैं इसे हैक कर पाती, लेकिन अब इसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ सोच के इस पासवर्ड को एक अंदाजा लगाकर इसमें डालना होगा। स्वाति मल्होत्रा की यह बात सुनकर अब रोहित मारवा कहता है कि हाँ मुझे भी अब यही लग रहा है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है ना कि आखिर वो पासवर्ड हो क्या सकता है, आखिर क्या होगा ये पासवर्ड। दोनों ही अब अपने अपने दिमाग में कुछ न कुछ सोचने लगते हैं। वो अब एक सभी चीजों को ही किंग से और इस आदमी से रिलेट करने लग जाते हैं कि आखिर इसे
का पासवर्ड क्या हो सकता है इस लॉकर का, क्योंकि अगर ये डिजिटल नहीं है तो संभवतः इसका कोई ऐसा पासवर्ड होगा जो इस आदमी से या किंग से रिलेटेड होगा। अब स्वाति मल्होत्रा और रोहित दोनों ही बड़े ही ध्यान से सभी चीजों को रिलेटेड करने की कोशिश करते हैं। वो पहले किंग से रिलेटेड करने की सोचते हैं, लेकिन किंग के बारे में ज्यादा रोहित तो नहीं जानता था। लेकिन हाँ, स्वाति मल्होत्रा जानती थी तो वो उसे रिलेट करने की कोशिश करती है। लेकिन जब रोहित यहाँ अपने पापा से उन्हें रिलेट करने की कोशिश करता है तब उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद अब अचानक से ही दोनों के मुंह से अब एकदम एक साथ ही निकला, आयशा पासवर्ड हो सकता है। ये सुनते ही, क्योंकि दोनों ने एक साथ ही बोला था तो दोनों ने ही अब एक दूसरे की आवाजें सुनाई दे रही थी, तभी दोनों एक दूसरे को बड़े ही ध्यान से देखने लगते हैं क्योंकि दोनों का सोचना बिल्कुल शायद सही भी था और दोनों के माइंड में ही अब एक ही बार दोनों की ये बात आई थी। तभी स्वाति मल्होत्रा ने अब रोहित से कहा कि ठीक है, अब एक बार हम कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किंग से भी और इसे तुम्हारे पापा से भी एक आयशा ही हो सकती है, क्योंकि दोनों का आयशा दोनों की जिंदगी में काफी मायने रखती है। इसलिए चलो अभी एक बार आयशा नाम का पासवर्ड इसमें डालकर देखते हैं। मुझे यकीन है कि इस लॉकर का पासवर्ड यही हो सकता है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर रोहित अपनी उंगली को कीपैड के पास लेकर जाता है और फिर अब वो उस कीपैड में वहां पर आयशा नाम टाइप कर देता है और उसके बाद अब वो स्वाति की तरफ देखता है एक उम्मीद से कि शायद ये पासवर्ड बिल्कुल भी ठीक हो। या रोहित को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब क्योंकि रोहित ने उस पासवर्ड को अब तक डाल तो लिया था, लेकिन स्वाति मल्होत्रा का इशारा मिलते ही अब रोहित उसमें इंटर प्रेस कर देता है। जैसे ही रोहित मारवा ने वहां पर उस कीपैड में वहां पर इंटर प्रेस किया तो उसके प्रेस करते ही वहां पर अब एकदम से ही एक ग्रीन लाइट जलने लगी और अब वो लॉकर अब खुल गया था, क्योंकि इस लॉकर का पासवर्ड सच में ही आयशा नाम ही था। ये देखकर तो अब स्वाति मल्होत्रा और रोहित दोनों ने ही एक चैन की सांस ली, क्योंकि अब उन्होंने इस लॉकर को भी खोलने में अब सक्सेस हो चुके थे। अब तक वो धीरे धीरे सारी ही स्टेप्स को कंप्लीट करते जा रहे थे और अब जब स्वाति मल्होत्रा ने वहां जितनी भी डायरीज रखी हुई थी, अब स्वाति मल्होत्रा ने उस लॉकर से उन सभी ही डायरीज को निकाल लिया और अब वो उन्हें निकालते हुए अब उसे रोहित को देते हुए कहती है, रोहित इसे अपने पास रखो और हाँ, इनको पढ़कर देखना और इसे मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगी कि तुम इसे अकेले ही पढ़ना। अगर तुम्हें इसमें कुछ भी ऐसा पता चले जो मेरे लिए जानना बहुत ही जरूरी हो तो तुम मुझे उसके बारे में बता देना, अदरवाइज मुझे मत बताना, क्योंकि ये इनकी पर्सनल डायरी है और मैं वो सब जानना नहीं चाहती। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहीं ना कहीं उसे भी स्वाति मल्होत्रा की ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि वो किसी की पर्सनल डायरीज के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और अब वो स्वाति मल्होत्रा से अब रोहित कहता है कि अब हम लगता है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा का ध्यान भी अब रोहित की बात पर जाता है और अब वो भी सवालिया नजरों से अब रोहित की तरफ देखती है, क्योंकि अब ना तो रोहित को कुछ भी समझ आ रहा था और ना ही स्वाति मल्होत्रा को। अब रोहित स्वाति मल्होत्रा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, अब हम यहाँ पर अंदर तो आ गए हैं, लेकिन अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। रोहित के मुंह से यह बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा अब इधर उधर देखने लगती हैं कि शायद उसे यहाँ पर कहीं से भी कोई भी रास्ता बाहर निकलने का मिल ही जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते से वो आए थे शायद वहां से तो जाना उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। इसलिए वो इधर उधर अब कोई दूसरा रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का देखती है, लेकिन वहां से उसे बाहर निकलने के लिए कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो यहाँ से कैसे बाहर जाए। यहाँ रोहित मारवा अब स्वाति मल्होत्रा से कहता है कि क्या हम वैसे ही जा सकते हैं जैसे हम यहाँ पर आए थे, इन पूरे ही स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए, क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि मुझे नहीं लगता रोहित कि इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि हमने जिन जिन स्टेप्स को पार करके हम इस कमरे तक आए हैं उसके हिसाब से तो वापस जाने में हमारे पास शायद अब उतना ऑक्सीजन भी नहीं है, क्योंकि अब तक तो सारे ही पासवर्ड और कॉम्बिनेशन चेंज हो गए होंगे।
क्योंकि यहाँ पर जितनी टाइट सिक्योरिटी है उससे तो मुझे अंदाज़ा नहीं बल्कि मैं पूरी यकीन के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पर सारे ही पासवर्ड्स कॉम्बिनेशन वो चेंज ही हो चुके हैं। इसलिए अगर हम फिर से उस केमिकल अटैक में अगर फंस गए तो हम शायद अब की बार बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम उस केमिकल में इंटर किए थे तो हमारे पास उस समय 45 मिनट का आर्टिफिशियल ऑक्सीजन था। लेकिन अगर हम अब अपने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की क्वांटिटी को देखें तो अभी हमारे पास बस 15 मिनट तक का ही आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो हम बस वहाँ पर 15 मिनट के लिए ही सरवाइव कर सकते हैं, और उसके बाद का क्या, उसके बाद शायद फिर हम वहाँ पर सरवाइव ही ना कर पाएं। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब उसे भी वहां से जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसे भी स्वाति मल्होत्रा की ये बात सही लग रही थी। अब रोहित कुछ सोच ही रहा था कि तभी अब दोनों के कानों में ही फिर से अब एक AI आवाज आई, इफ यू वांट टू एग्जिट देन प्रेस मी। अब दोनों के ही कानों में अब ये आवाज गूंजने लगी थी। जब ये आवाज रोहित और स्वाति के कानों में आई तो वो दोनों ही अब पूरे ही रूम को बड़े ही ध्यान से देखने लगे कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि उन्हें अभी इस कमरे में ऐसी कोई भी चीज दिखाई नहीं दी जिसे वो प्रेस कर सकते थे। वो उस आवाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी दोनों की ही नजर अब एक दीवार पर जाती है जहां पर एक स्टैचू अपीयर हो रहा था, और वो अब यही कह रहा था कि प्रेस माई बटन अदरवाइज आई रिलीज माई पॉइजनस गैस। ये सुनते ही जब स्वाति मल्होत्रा और रोहित मारवा दोनों ने धनंजय को देखा तो अब उनके पास एक ग्लास की शील्ड आ गई थी जिसने उन्हें प्रॉपर कवर कर लिया था। क्योंकि जैसे ही अब यहाँ पर स्टैचू ने ये सब बोलना शुरू किया तो वहां पर उस बेड पर, जिस बेड पर धनंजय मारवा को लेटाया गया था, उस पूरे ही उस बेड को एक ग्लास की शील्ड ने कवर कर दिया था। अब जो कि अब स्वाति मल्होत्रा और रोहित दोनों ही अपनी आंखों से देख पा रहे थे। अब स्वाति और रोहित दोनों ही उसको देखकर काफी किंग के ऊपर प्राउड भी फील कर रहे थे और हैरान भी थे कि यहाँ पर सच में टाइम के अकॉर्डिंग कितना सब कुछ एडवांस है। अब स्वाति मल्होत्रा और रोहित अब दोनों ही जल्दी से अब उस स्टैचू के पास आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो सच में ये स्टैचू यहाँ पर वो पॉइजनस गैस छोड़ सकता था, जिसके बाद यहाँ से इन दोनों का बचना नामुमकिन होता। इसलिए अब उन्हें चाहते या ना चाहते हुए दोनों ही सिचुएशन में अब उस बटन को प्रेस करना ही था। इसलिए रोहित और स्वाति मल्होत्रा जब उसके पास जाते हैं तो अब रोहित उस बटन को प्रेस कर देता है। तो अब जल्दी से जैसे ही वो उस बटन को प्रेस किया, उनके सामने की दीवार अब एकदम से ही हट जाती है और अब वो दोनों ही एक झटके से उस रूम से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर आने के बाद अब पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो सामने तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहां पर अब उन्हें पीछे मुड़कर देखने पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई यहाँ पर कोई जादू हो गया कि उनके बाहर निकलते ही ये कमरा फिर से इनविजिबल हो गया। स्वाति और रोहित दोनों ही अब अपनी आंखें मसल रहे थे कि अचानक से इतना बड़ा रूम जिसके अंदर वो अभी तक मौजूद थे वो कहाँ गायब हो गया। भला एक कमरा भी ऐसे कैसे गायब हो सकता है। रोहित ने जब वहां पर चारों तरफ नजर घुमाकर देखी कि आखिर वो ऐसी कौन सी जगह पे है, इसलिए उसने अपने आसपास सब तरह देखा तो ये कोई और जगह नहीं बल्कि ये तो वही लोकेशन थी जब अनिका रोहित के बर्थडे पर उसे यहाँ पर लेकर आई थी। और यहाँ पर रिया ने भी बहुत सारी यहाँ की सेल्फीज ली थी। उसे तो कब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो और स्वाति माँ अभी किस बुलबुलैया से बाहर निकल कर आए हैं, क्योंकि जब उन दोनों ने उसके अंदर जाने के बारे में सोचा था और वो अंदर गए थे तो उन्होंने हर एक स्टेप के बाद वहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने पड़ रहे थे, जिसके अंदर घुसने पर उन्हें लगा था कि सच में वो किसी भूलभुलैया में फंस गए हैं जहाँ से वो शायद ना भी निकल पाए। लेकिन फाइनली वो निकल तो गए थे। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब उतनी जितना हैरान रोहित था उतनी ही हैरान यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा भी थी, क्योंकि उसे पहले ही दोनों के ही अब कानों में बूढ़े बाबा की आवाज़ आ जाती है। क्योंकि इससे पहले वो कुछ भी सोचने या समझने की कोशिश करते उससे पहले ही उसे वहीं पर बूढ़े बाबा की आवाज़ आती है, जो कि कह रहे थे कि स्वाति मैडम आप ठीक हैं। बूढ़े बाबा की इस आवाज़ को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा और रोहित दोनों ही एकदम से ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आए और उन्हें
उन्हें यहाँ के बारे में कैसे पता और उन्हें ये कैसे पता कि हम लोग यहाँ पर होंगे। स्वाति मल्होत्रा ने जब देखा कि बूढ़े बाबा अपने चोपर के साथ आए हैं तो उसने अब वे दोनों अब बूढ़े बाबा की तरफ चले गए और अब वो बूढ़े बाबा के पास जाकर अब वो दोनों ही पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे और आपको हमारे यहाँ होने का कैसे पता चला। इस सवाल का जवाब देते हुए अब बूढ़े बाबा भी समझ जाते हैं कि शायद उनकी मैडम को भी उनके यहाँ होने में हैरानी हुई है, लेकिन फिर वो उनकी हैरानी को दूर करते हुए कहते हैं कि मैं तो वहीं गुफा में ही था मैडम, आपके सिस्टम पर मैं काम कर रहा था, तभी आपके सिस्टम पर मुझे एक मैसेज आया कि मैं बस जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच जाऊँ आप दोनों को लेने के लिए। आप और रोहित सर मुझे यहीं पर ही मिलेंगे, मुझे ये मैसेज मिला था, लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में ही नहीं आ रही कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्या आप दोनों यहाँ पर घूमने आए हैं क्या? वैसे लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है, मुझे भी यहाँ की लोकेशन काफ़ी ही अच्छी लगी। देखो ना कितनी अट्रैक्टिव लोकेशन है, शायद मैं अपनी लाइफ में ऐसी लोकेशन पहली बार देख रहा हूँ। मैडम कभी अनिका मैडम और बच्चों के साथ यहाँ पर हम सबको आना चाहिए, देखो ना कितनी अच्छी लोकेशन है। बूढ़े बाबा की अब ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा सारी ही बातों को समझ जाती है कि आखिर बूढ़े बाबा के पास ये मैसेज किसने भेजा होगा। इसलिए ये सब सोचते हुए स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और अब वो बूढ़े बाबा की बातों में हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अब कहती है हाँ आएंगे, कभी पिकनिक मनाने हम यहाँ भी आएंगे। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने चौपर की तरफ जाने लगती है। अब उसे ऐसे जाते हुए देखकर अब रोहित और बूढ़े बाबा अब दोनों ही अब उससे उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही तीनों अब उस चौपर में बैठ जाते हैं तो कुछ ही देर में वो चौपर अब आसमान में उड़ने लगता है। स्वाति मल्होत्रा अब वहां पर चौपर में ही अब रोहित मारवा से कहती है कि अब बताओ कहाँ जाना है तुमने। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित मारवा कहता है कि आप मुझे अपने पैलेस में ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आज मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ और मैं अपनी माँ से भी मिलना चाहता हूँ। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तुम्हें अनिका से नहीं मिलना है क्या, क्योंकि तुमने बस मिलने के लिए अपनी माँ और बच्चों का नाम ही लिया, अनिका का क्यों नहीं। स्वाति मल्होत्रा की बात का जवाब देते हुए रोहित कहता है कि पता नहीं माँ, शायद मैं अब अनिका से नजरें नहीं मिला सकता हूँ, मुझे अनिका से नजरें मिलाने में बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि अब मुझे अपने आप पर बड़ी ही घिन आ रही है। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा अपने हाथ को उसके हाथ पर रखकर कहती है रोहित अपने गिल्ट से बाहर आओ, अब तुम्हारा और अनिका का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। मुझे पता है जो याददाश्त तुम्हारी वापस आई है वो उससे शायद तुम्हारे अंदर कुछ गिल्ट है, लेकिन इतने साल हो चुके हैं और तुम खुद ही देखो ना कि तुम्हारा और अनिका का रिश्ता कितना ही खूबसूरत है। ऐसा रिश्ता शायद जमाने में ही किसी और का होगा, और अब तुम लोग बहुत ही आगे आ चुके हो, तो अभी उस पास्ट के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। प्लीज पास्ट के एक्शन के रिएक्शन से अपने प्रेजेंट को खराब मत करो। एक बड़ी होने के नाते मैं बस तुम्हें यही सलाह दूंगी, और वैसे भी अनिका को तो उस बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो तुम अभी से ही क्यों इतना गिल्ट में भरे हुए हो। अपनी स्वाति माँ की ये बात सुनकर अब रोहित में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि स्वाति मल्होत्रा अभी जो कुछ कह रही थी कह तो वो ठीक ही रही थी। और अब कुछ ही देर में स्वाति मल्होत्रा अब अपने चौपर को अपने पैलेस के टेरेस पर वहां पर लैंड करवा देती है। रोहित जब अब उस चौपर से बाहर निकलकर अब स्वाति मल्होत्रा से कहता है कि क्या आप नहीं चलेंगी। रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा बस एक स्माइल देती है और वो अब उसे वो डायरीज दे देती है, और साथ ही धनंजय पीरामल की रिपोर्ट भी देकर कहती है हाँ, एक काम करना, सबसे पहले इसे अनिका को दे देना, क्योंकि अनिका पहले इस केस को अच्छी तरह से स्टडी कर लेगी, उसके बाद शायद वो कोई डिसीजन ले पाएगी। लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अनिका इसे जरूर कर लेगी। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित अब स्वाति मल्होत्रा से कहता है क्या आप मुझे वो मेडिसिन दे सकती हैं जिससे कि अनिका को भी उस रात का सब कुछ सच याद आ जाए।
रोहित की ये बात सुनकर अब एक पल के लिए तो स्वाति मल्होत्रा हैरान होती है कि आखिर रोहित उस बात को भूल क्यों नहीं रहा। लेकिन रोहित के चेहरे को इस तरह से देखकर अब स्वाति मल्होत्रा भी अब अपने मन ही मन में सोचती है कि अगर रोहित की यही मर्जी है तो फिर ठीक है, उसकी यही मर्जी ही सही। क्योंकि जब अगर रोहित खुद ही अनिका को बताना चाहता है या रोहित उसे याद दिलाना चाहता है तो फिर यही सही। क्योंकि जब अगर रोहित को अब इस बात के बारे में पता चल गया है तो फिर अनिका को इसके बारे में भी अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। और ये इन दोनों के बीच की बात है, और जितना जहां तक मैं इन दोनों के रिश्ते को जानती हूँ तो इन दोनों का रिश्ता अब शायद इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका है कि अब चाहे कोई भी राज इनके सामने क्यों ना आ जाए, इन दोनों का रिश्ता और भी मजबूत ही होगा कमजोर होने की बजाय। यही सब सोचते हुए अब स्वाति मल्होत्रा रोहित की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा अपनी पॉकेट से एक गोली निकालकर अब उसे रोहित को देते हुए कहती है कि ठीक है रोहित, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इस बात में भी तुम्हारे साथ ही हूँ। इसे ले लो और इसे जाकर अनिका को दे देना। अनिका जैसे ही इसे लेगी उसे सब कुछ याद आ जाएगा उस रात के बारे में। इसके बाद अब इतना कहने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा रोहित को बाय बोलकर अब वहां से जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित अब अपने टेरेस के दरवाजे के पास आ जाता है। रोहित जानता था कि उसके ही कहने पर चिराग और अब्दुल दोनों ही इस दरवाजे को लॉक कर चुके हैं, इसलिए रोहित अब उस स्टैचू के पास जाता है और अब वो उसके पास बने हुए उस बटन को प्रेस कर देता है। जैसे ही वो वहां पर उस स्टैचू के बटन को प्रेस कर देता है तो कुछ ही देर के बाद वहां पर अब दीवार से एक रास्ता बन कर जाता है और वो खुल जाता है। रोहित तो जल्दी से उस दरवाजे के खुलने के बाद अब उसके अंदर जाने लगता है और फिर कुछ ही देर में अब वो अपने बच्चों के रूम में ही सीधा पहुंच जाता है, क्योंकि उस रास्ते से वो रास्ता सीधा ही बच्चों के रूम में होकर जाता था। अब अपने बच्चों के रूम में जाने के बाद अब वो अपने तीनों ही बच्चों को गहरी नींद में सोते हुए देखता है और उन्हें इस तरह से सोता हुआ देखकर अब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब वो अपने हाथों में ली हुई वो डायरीज और उस फाइल्स को अब साइड में रखी हुई एक टेबल पर रख देता है और उन्हें वहां पर रखने के बाद अब रोहित इतना इमोशनल हो गया था कि रोहित अब सबसे पहले रिया के पास जाता है। रिया के पास जाने के बाद अब रोहित मारवा उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसके फोरहेड पर एक किस करता है। कुछ देर तक रिया को ऐसे ही प्यार जताने के बाद अब रोहित अब अपने दोनों ही बेटों के पास जाकर अब उन दोनों के भी सिर पर अपना हाथ फेरता है और उनके भी फोरहेड पर किस करता है। कुछ देर के बाद उनको भी ऐसे ही प्यार करने के बाद अब रोहित अपने बच्चों के रूम से उसी रास्ते से अपने रूम की तरफ जाने लगता है जो स्वाति मल्होत्रा ने उसे कहा था। अपने हाथ में ली हुई फाइल्स और अपने हाथ में ली हुई वो फाइल और डायरीज को अब वो उठाकर रोहित अब फिर से उस रास्ते से कुछ ही देर में अपने कमरे में पहुंच जाता है। अपने हाथ में ली हुई सारी ही चीजों को रोहित अपने ड्रॉर में बड़ी ही सावधानी से अपने कमरे में जाकर रख देता है और उसके बाद अब वो अपने कबर्ड से अपने कपड़ों को निकालकर सीधा ही बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। वहां अब तक बेसमेंट में अनिका, भूमिका, निखिल, जॉन और रैनी सभी ही अब तक अपने उस कॉलेज के मिशन को पूरा करने के बाद अब तक वो बेसमेंट में पहुंच चुके थे और वो सभी वहां बेसमेंट में आने के बाद अब सभी एक दूसरे को वहां पर आकर कांग्रेचुलेशंस कहते हैं, क्योंकि फाइनली आज उन्होंने इस मिशन को जीत लिया था। अब अनिका उन सभी की काफी ही प्रशंसा करती है। अनिका अब उन सभी से ही कहती है कि आप सभी भी अभी जाकर आराम कर लो, क्योंकि वैसे भी आज का दिन काफी ही हेक्टिक था। सच में आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अनिका की इस बात को सुनकर सभी अब हमें अपना सिर हिलाते हैं और वो भी अब सभी अनिका को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि इन सब की प्लानिंग अनिका ने ही की थी। अब अनिका को वो सब बाय बोलकर सभी अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर अनिका भी सीधा ही अब उस बेसमेंट से होते हुए अब अपने बाथरूम के वाले रास्ते से अभी अपनी बाथरूम के पास आ जाती है, लेकिन जैसे ही उस रास्ते में आने के बाद जब वो उस साइड से अब अपने बाथरूम को खोलने की कोशिश करती है तो बड़ी ही कोशिश के बाद भी वो दरवाजा खुलता नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इधर से दरवाजा बंद था, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर अभी रोहित मारवा शावर ले रहा था।
जैसे ही अब अनिका से ये बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला तो अब अनिका समझ जाती है कि जरूर जरूर उसके बाथरूम में कोई है, क्योंकि कोई उसके बाथरूम को यूज कर रहा है, इसीलिए ही शायद किसी ने इसे अंदर से लॉक किया है। लेकिन उसके लिए ये हैरानी जरूर थी, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी उसके बाथरूम में ऐसे उसके बिना परमिशन से उसे यूज करे। वो बार बार इधर कोशिश कर रही थी उसे खोलने की, कि वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित, जो कि अभी शावर ले रहा था, वो भी अभी यही सोच रहा था कि जरूर दूसरी तरफ अनिका ही होगी, क्योंकि इस रास्ते के बारे में अनिका को ही पता था। इसलिए वो अब उस दरवाजे को खोल देता है, और जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तो वहां पर वो एकदम से ही अनिका को देखता है। इसलिए वो जल्दी से अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, और उसने अनिका को बहुत ही स्पीड में खींचा था, और अब वो उसे अपनी तरफ खींचकर जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर देता है।